दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अरे भाई साहब, मैं आपके लिए इतने अच्छे वीडियोस बनाता हूं तो चैनल फॉलो कर लो यार, और घंटी दबा दो भाई। देखो, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे, जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? दबा दो भाई साहब। दोस्तों, तेलुगु फिल्मों का एक सुपरस्टार है जिसका नाम है रामचूरण। काफी दिनों से इसकी एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है पिड्डी। ये एक तेलुगु नाम है तो जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि इस फिल्म की कहानी भी तकरीबन वैसी ही है जैसे कि हमारे टिंगू भाई आमिर खान की लगान की कहानी थी। फिल्म लगान के क्लाइमैक्स में भी क्रिकेट मैच होता है और इस फिल्म के भी क्लाइमैक्स में क्रिकेट मैच ही होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म हिंदी में तो चलने वाली नहीं है, लेकिन रामचूरण इस फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज जरूर करेगा, क्योंकि रामचूरण अपने आप को पैन इंडिया सुपरस्टार मानता है। हालांकि रामचूरण की आज तक हिंदी बेल्ट में कोई फिल्म भी नहीं चली, इवन उसने 2-3 हिंदी फिल्में की, वो भी नहीं चली। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हिंदी बेल्ट में रामचूरण को बहुत कम लोग जानते हैं। रामचूरण की हिंदी बेल्ट में कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। इसी फ्राइडे को कॉपी मास्टर डायरेक्टर राजामौली की फिल्म बाहुबली एपिक रिलीज हो गई है। ये मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं कि बाहुबली 1 और 2 को एडिट करके एक फिल्म बनाई गई है। कॉपी मास्टर राजामौली का ऐसा मानना था कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, पहले दिन का बिजनेस होगा 50 करोड़ रुपए। लेकिन हिंदी बेल्ट में इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया सिर्फ 1 करोड़ रुपए का। कितना भाई साहब? 1 करोड़ का। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हिंदी में होगा मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए, मैक्स 10 करोड़ रुपए। एक तरह से देखा जाए तो फिल्म को एडिट करने पे बहुत थोड़े से पैसे लगे होंगे, तो फिल्म को रिलीज करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो प्रॉफिट ही समझिए। लेकिन एक चीज होती है रिपुटेशन। बाहुबली 1 और 2 से जो राजामौली की रिपुटेशन बनी हुई थी, उसने अपनी उस रिपुटेशन को बर्बाद कर लिया है। जब इस फिल्म को रिलीज करने की बात की जा रही थी, मैंने राजामौली से उसी वक्त ट्वीट करके कहा था कि भाई साहब, आप ज्यादा बड़े होशियार चंद मत बनिए, आपकी इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, आप अपना नाम खराब मत कीजिए, इस फिल्म को रिलीज मत कीजिए। लेकिन कॉपी मास्टर ने मेरी बात नहीं मानी, उसने अपनी फिल्म रिलीज की और अपनी इज्जत की ऐसी की तैसी करा ली। तेलुगु फिल्मों में एक 60 साल का बुढ़ा हीरो है जिसका नाम है रवि तेजा, और अपने आप को यह बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। इसकी एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसमें हीरोइन है श्रीलीला। आप मेरा यकीन कीजिए, श्रीलीला की उतनी ही एज है जितनी इस रवि तेजा की पोती की एज है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस फिल्म की कहानी ऐसी है जिसमें दादा पोती से प्यार करता है। अरे भाई साहब, रवि तेजा साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। इस फिल्म का नाम है मास जतरा। तेलुगु में इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि पहले ही दिन यह फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। रवि तेजा की यह 10वीं फिल्म है लाइन से जो सुपर फ्लॉप हुई है, और श्रीलीला की भी लाइन से यह 7th फ्लॉप है। जबकि श्रीलीला को बहुत ही टैलेंटेड माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस लड़की की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। बॉलीवुड में एक भजन सम्राट है अनूप जलोटा, ये भाई इंटरव्यू दे रहा था, और जब लड़की ने इससे पूछा कि अनूप जी, आप अपने अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो, तो अनूप जी ने कहा कि मैं गुजरात के उसी गांव में पैदा होना चाहता हूं जहां मोदी जी हुए थे। मैं उसी स्टेशन पर चाय बेचने वाला बनना चाहता हूं जिस स्टेशन पर मोदी जी चाय बेचा करते थे, क्योंकि अगर मैं उस गांव में पैदा हुआ और उस स्टेशन पर मैंने चाय बेची तो अगले जन्म में मैं हिंदुस्तान का पीएम बन सकता हूं। अनूप जलोटा जी, अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में ऐसा सोच रहा हूं कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वाड़नगर जी, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म में, क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हाट इज स्ट्रेटेजी, ब्रिलियंट। यू आर अ भजन सम्राट फॉर अ रीजन। सुपर अनूप। तो अनूप जी के इस रिप्लाई से आप ये भी कह सकते हैं कि ये अनूप जी की इच्छा है कि भाई अगले जन्म में वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हकीकत ये है कि अनूप ने मोदी जी पर तंज कसा है। बिग बॉस चल रहा है, डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। बिग बॉस के घर में तानिया मित्तल ने अशनूर को मोटा कह दिया, जबकि वो लड़की वाकई ही थोड़ी मोटी है, और उसने खुद भी कबूला कि हाँ, उसका वजन बढ़ गया है बिग बॉस के घर में। तो किसी को मोटा कहना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, इतनी इंसल्टिंग बात तो नहीं है कि भाई अगर तानिया ने अशनूर को मोटा कह दिया था तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था।
और उस घर में, जिस घर में ना जाने कितनी गालियां दी जाती है, उसी घर में जहां घर वालों के माँ बाप को भी गालियां दी जाती है, उनकी भी मां बहन की जाती है। लेकिन यह बात शो के होस्ट दद्दू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी वजह यह है कि दद्दू का भी आज की तारीख में इतना बड़ा पेट निकला हुआ है। तो दद्दू का यह कहना है कि भाई अगर किसी का वजन बढ़ गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उसका मजाक बनाओगे। अरे बढ़ गया तो बढ़ गया। अरे भाई कैसे बढ़ गया? अगर आप इतना बड़ा पेट लेकर घूम रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप बिल्कुल थुलथुल हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप बिल्कुल खोखले हो गए हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपका फेस इतना मोटा हो गया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको दुनिया के सामने कैमरे पे अपने आप को दिखाना है तो आपको फिट रहना होगा। तो अगर अशनूर थोड़ी मोटी हो गई है और उसको तानिया ने मोटा कह दिया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुढ़ऊ ने तानिया को खूब खरी खोटी सुनाई। तानिया से कहा कि ये बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, तुमने बहुत गलती कर दी है, अशनूर को आप मोटी कैसे कह सकते हो। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि बुढ़ऊ को इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि अशनूर को मोटा कहा गया। बुढ़ऊ को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसको भी लोग पेटला कहते हैं। तो उसका यह कहना था कि लोग उसको पेटला ना कहे, लोग उसको बटला ना कहे, जबकि उसकी हाइट है बेचारे की 5 फीट 3 इंच। बुढ़ऊ को इस बात पर भी ऐतराज है कि अगर वो 60 साल का हो गया है तो उसको दद्दू ना कहा जाए, उसको बूढ़ा ना कहा जाए। अरे क्यों ना कहा जाए भाई साहब? जितने लोग भी आज तक 60 साल के हुए हैं सबको बूढ़ा कहा गया है, सबको दादा कहा गया है। तो आपको क्यों नहीं कहा जाएगा? 100% कहा जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि बॉडी शेमिंग है तो जो कपिल शर्मा शो है उसके निर्माता आप ही थे। वो पूरा शो ही सिर्फ बॉडी शेमिंग पर चलता है। तो आपको उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई थी कि भाई बॉडी शेमिंग ठीक नहीं है, बॉडी शेमिंग गलत है। लेकिन उस वक्त आपको याद इसलिए नहीं आया था कि उस वक्त आप फिट थे। अब आप फिट नहीं हो, अब आप इतने बड़े पेटले हो गए हो, तो अब आपको ये बातें बुरी लगने लगी है। तो बुढ़ऊ भाई हकीकत यह है कि आप अशनूर के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने आप को फिट कीजिए और अगर आप फिट है तो आप कैमरे पर आइए, नहीं है तो अपने घर बैठिए, आराम कीजिए। इसी फ्राइडे को पेशाब रावल की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है द ताज। मैंने तो ये फिल्म नहीं देखी क्योंकि इतनी छोटी फिल्में मैं देखता नहीं हूं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था, पेशाब रावल का यह कहना था कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इस फिल्म का 100 करोड़ रुपए का बिजनेस होने वाला है। लेकिन इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया कितना? 15 लाख का। कितना भाई साहब? 15 लाख का। यानी कि पेशाब रावल का जो ऑफिस बॉय है, नाई धोबी कसाई हलवाई सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी इस फिल्म को देखने नहीं गए। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज की तारीख में पेशाब रावल की मूत पी पी कर शक्ल ऐसी हो गई है कि उसकी शक्ल पर देखा नहीं जाता। अगर बच्चा उसकी शक्ल देख ले तो 4 दिन तक रोता रहे। लेकिन पेशाब रावल को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हकीकत यह है कि इस धरती पर पेशाब रावल का आज की तारीख में कोई फैन नहीं है। मार्स पर अगर हो तो मुझे पता नहीं। कहने का मतलब यह है कि पेशाब रावल की यह फिल्म पहले ही दिन सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। उम्मीद करता हूं कि पेशाब रावल को अब यह पता चल गया होगा कि उसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, उसकी फिल्म किसी को नहीं देखनी है। फाइनली तानिया मित्तल का एक इंटरव्यू मेरे सामने आया, वो मैंने देखा और मुझे पता चला कि तानिया वाकई एक होशियार लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है। जब तानिया से मुसलमानों के बारे में पूछा गया तो तानिया ने कहा कि इस देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, तो अगर आप उनको सबको देशद्रोही कहना शुरू कर दोगे तो फिर आप अपने देश को ही बर्बाद कर रहे हो। बहुत लोगों ने उसे गलत वे में लिया, तो उस टर्म को आप एक बार डिफाइन कीजिए कि आपने ऐसा आखिर क्यों बोला था। 40 करोड़ मुस्लिम रहते हैं इंडिया में, तो एंड मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया कि किसी को कास्ट के बेसिस पे आप छोटा या बड़ा महसूस कराओ। सलमान कहने का मतलब यह है कि तानिया ने एक पढ़ी लिखी लड़की की तरह बहुत अच्छे से इस बात को रखा कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, सभी को प्यार से रहना चाहिए, हम एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल नहीं हैं। और मेरे ख्याल में कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी ये नहीं कहेगा कि हमें आपस में लड़ना चाहिए, हमें अपने देश को बर्बाद करना चाहिए। हर आदमी यही कहेगा जो समझदार आदमी है कि हम सबको हिंदुस्तान में प्यार से रहना चाहिए और अपने देश की तरक्की में बढ़ चढ़कर हाथ बटाना चाहिए। तानिया का ये इंटरव्यू सुनकर मैं उसका फैन हो गया हूं और आज से तानिया को मेरा फुल सपोर्ट है, क्योंकि तानिया वाकई ही एक समझदार और अच्छी लड़की है। करण जौहर की एक फिल्म आ रही है चांद मेरा दिल, जिसमें हीरोइन है अनन्या पांडे, हीरो है लक्ष्या। वही लक्ष्या
जो बेड्स ऑफ बॉलीवुड का हीरो है। इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई है 10 अप्रैल 2026, यानी कि यह फिल्म अब से तकरीबन 6 महीने के बाद रिलीज होगी। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि भाई इतने दिनों पहले इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने का क्या मतलब बनता है। अगर कुछ और फिल्में उस वक्त रेडी होंगी तो 100% वो फिल्में इसके साथ रिलीज जरूर होंगी। कोई भी निर्माता ऐसा नहीं होगा जो लक्ष्या की फिल्म से डर जाएगा और अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी से इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 2 महीने पहले रिलीज डेट अनाउंस की जानी चाहिए थी कि भाई इस तारीख को यह फिल्म रिलीज हो रही है। मैंने रिसेंटली अनिल कपूर साहब का एक पुराना इंटरव्यू देखा और उससे मुझे पता चला कि जितनी भी कपूर फैमिलीज हैं वो सब पाकिस्तान के पेशावर से आई है। राज कपूर फैमिली भी पेशावर से आई थी, अनिल कपूर की फैमिली भी पेशावर से आई थी। अनिल कपूर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो पाकिस्तान के पेशावर में कहां रहते थे, किस गली में रहते थे, और अनिल कपूर ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वहां जाऊं और कुछ टाइम बिताऊं, मैं उस जगह को देखूं जहां मेरे फादर पैदा हुए थे, मेरे ग्रैंडफादर पैदा हुए थे और उनके फादर पैदा हुए थे। कैसे हैं आप? बस कहाँ ठीक रहते है हैं सर। आप? हूँ मैं पेशावर से। पेशावर में? अच्छा, मैं भी पेशावर का ही हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी दादा पेशावर से हैं। जबरदस्त। या लाहौर की गली। लाहौटी गली। लाहौर की गली है। अच्छा अच्छा, वो 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं करीमपुरे से हूँ। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो आए कभी पेशावर? हाँ नहीं, मैं तो तरस रहा हूँ। जबरदस्त। और इसके बाद ऋषि कपूर साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उससे मुझे पता चला कि ऋषि कपूर साहब भी पेशावर जा चुके हैं और ऋषि कपूर साहब फिर से जाना चाहते थे लेकिन उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ऋषि कपूर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मुझे चांस ना मिला पेशावर जाने का तो मैं चाहूंगा कि रणबीर कपूर और उसके बच्चे वहां जाएं, उस हवेली को देखकर आएं जहां हम रहा करते थे, जहां मेरे पिताजी पैदा हुए थे, मेरे पिताजी के पिताजी पैदा हुए थे, हमारे पुरखे जहां रहा करते थे। मैं वहाँ जा चुका हूँ पेशावर, तो मैंने विजिट की थी वो जगह। हाँ। और हमें बताया गया था ये हवेली है जहाँ मेरे पिताजी, वहाँ उनका जन्म हुआ था, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरी माताजी, मेरे पिताजी सब पेशावर के वो उनकी पैदाइश है। तो एक मौका अगर मिला इस जिंदगी में तो जाएंगे, अगर नहीं मिला तो यही सोचेंगे कि रणबीर के बच्चे, कभी उन्हें मौका मिला तो वो जरूर जाके देखना कि हमारी शुरुआत इस जगह से। और मैं आपको ये बता दूं कि हर इंसान ये चाहता है कि उसके बच्चे उस जगह जरूर जाएं जहां वो पैदा हुआ, जहां वो पला बढ़ा। श्रुति हसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो भी इल्यूमिनाती है, लेकिन श्रुति का कहना यह था कि मैंने सुना था कि जो लोग इल्यूमिनाती होते हैं वो बहुत ही कामयाब होते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं। I'm from the Illuminati. You are from? The Illuminati. Me and my whole family from the Illuminati. Okay. And up now, ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நீங்க பாம்பே flat பாத்தீங்களா? Illuminati person will have such a small flat. No, for लेकिन मैं तो इल्यूमिनाती हूं, इसके बावजूद भी मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है। मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है? मैं इतनी अमीर क्यों नहीं हूं? मैं इतनी कामयाब क्यों नहीं हुई इल्यूमिनाती होने के बावजूद भी? बात तो सही है लड़की की यार। शहीद भगत सिंह को सभी जानते हैं, सभी को पता है कि वो देश के प्रति कितने वफादार थे, वो कितने बड़े देशभक्त थे। शहीद भगत सिंह लाहौर की जेल में बंद थे और उसी जेल में शहीद भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। इस किताब से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि शहीद भगत सिंह एक नास्तिक था। और वो नास्तिक क्यों था? क्योंकि उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसी बहुत चीज़ों को फेस किया था जिससे उसको लगा था कि शायद किसी भी धर्म को मानना ठीक नहीं है, बल्कि नास्तिक होना ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको सभी धर्मों का आदर करना है, आपको वाकई न्यूट्रल रहना है, तो आपको नास्तिक ही होना चाहिए। आपको किसी धर्म को मानना नहीं चाहिए। मैं भी नास्तिक हूं, मैं ये फिर से आपको बता दूं। कार्तिक ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और दुनिया को बताया कि उसकी फिल्म नागजिला की शूटिंग चालू हो गई है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है करण जौहर और इस फिल्म में कार्तिक एक नाग की भूमिका निभा रहा है। आप सभी जानते हैं कि गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर नागिन बनाती ही रहती है। नागिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 7th सीजन आ रहा है। इसका मतलब यह है
कि लोगों को नाग की कहानी देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन अब यहां देखने वाली बात यह होगी कि नागजिला की कहानी नागिन से कितनी अलग होगी और किस तरह से अलग होगी। क्योंकि अगर नागजिला की कहानी भी वही होगी जो नागिन की हुआ करती है तो फिर लोग इस फिल्म को क्यों देखेंगे। लेकिन अगर इस फिल्म की कहानी अलग होगी तो जाहिर सी बात है फिर इस फिल्म को देखा जाएगा, यह फिल्म सुपरहिट हो सकती है। बॉलीवुड में एक भूली बिसरी फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है नुसरत भरूचा। इस लड़की को एक डायरेक्टर ने लॉन्च किया था जिसका नाम है लव। उसी की एक गर्लफ्रेंड थी काफी सालों तक और उसी डायरेक्टर की कई एक फिल्मों में इसने काम किया। इस बेचारी को पूरी उम्मीद थी कि लव के साथ ही इसकी शादी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए थी। कैसे हो सकती थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लव ने किसी और लड़की से शादी कर ली और ये बेचारी अकेली रह गई। अब इसकी एज है तकरीबन 45 में कौन बॉयफ्रेंड मिलेगा, 45 में कौन लड़का शादी करेगा इस बेचारी से। अच्छा वैसे भी इस लड़की की कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि भाई ये कैटरीना कैफ है या दीपिका है, छटाक भर की लड़की है बेचारी, सुंदर है नहीं, तो कौन लड़का मिलेगा ऐसी लड़की को 45 ईयर्स में, मुझे आप बताओ। तो आज की तारीख में नुसरत गुस्से से भरी हुई है और नुसरत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो लड़के हैं ये ऐसे ही हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ घूमो भी, हमारे साथ सब कुछ करो, हमारे साथ सो भी, लेकिन हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, हमसे आप शादी करने के सपने नहीं देखो। ऐसा क्यों भाई, क्यों ना देखें? ऐसा क्यों है कि वो आपको बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप रखो, आप सब कुछ करो, भी करो, मिलो भी, डेट पे भी जाओ, प्यार मोहब्बत भी करो, टेक्स्ट भी करो, सब करो, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई एक्सपेक्टेशन? सही बात है। कहने का मतलब यह है कि अपने इस इंटरव्यू में नुसरत ने अपने दिल की भड़ास निकाली, खूब ऐसी बातें कही जो लड़कों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि नुसरत पर जो बीती है वो उसी को बयान कर रही थी। आप में से बहुत सारे लोग मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका को भी पसंद करते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि रश्मिका तो बहुत सुंदर लड़की है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी उल्लू के पट्टे हों जो रश्मिका के सपने देखते हों, लेकिन जरा रश्मिका को देख लीजिए कि रश्मिका की असली पर्सनैलिटी क्या है। देख लिया भाई साहब आपने, ये रश्मिका छटाक भर की लड़की है। इसकी हाइट है एग्जैक्टली 3 फीट, वजन है 16 से 18 किलो और बस यही रियल रश्मिका है। जो रश्मिका आपको पर्दे पर नजर आती है वो बहुत सारे मेकअप पैडिंग वगैरह के साथ नजर आती है। तो जो रश्मिका आपको पर्दे पर नजर आती है उसको जरा भूल जाइए और इस असली रश्मिका को याद रखिए, तो आपको याद रहेगा कि रश्मिका कितनी सुंदर है। मलाइका अरोरा को आप सभी जानते हैं, पोतड़ों की बिगड़ी हुई है, नए नए बॉयफ्रेंड रखने का इसको शौक है। तो अब इसको एक नया लड़का मिल गया है जिसकी एज है सिर्फ 33 इयर्स। इस लड़के का नाम है हर्ष मेहता और ये एक NRI है जो आजकल मुंबई में रह रहा है और इसको फेमस होना है। तो जाहिर सी बात है मलाइका के साथ 2-4 महीने में ये फेमस हो जाएगा। फेमस होने के बाद ये भाई मलाइका को छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि मलाइका के साथ क्यों रहेगा भाई, अपनी मां से भी ज्यादा उम्र की औरत के साथ ये लड़का 6 महीने से ज्यादा क्यों रहेगा, मुझे आप रीजन बताइए। और मैं मलाइका अरोरा से ये पूछना चाहता हूं कि मैडम जी आपका बेटा भी तकरीबन इतनी ही उम्र का है, तो ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ा तो खौफ खाइए, थोड़ी तो शर्म कीजिए मैडम जी। अब रणबीर कपूर की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है उसकी वाइफ आलिया और उसकी बेटी के साथ। रणबीर अपनी फैमिली में बहुत खुश है, लेकिन एक जमाना वो भी था जब रणबीर कपूर को बॉलीवुड का सबसे बड़ा फ्लर्ट माना जाता था। एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था और वहां अजय देवगन ने रणबीर को बुलाया और उससे क्या कहा आप जरा देख लीजिए। ये लोग मुझसे प्यार मोहब्बत के बारे में सवाल कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आई शुड कॉल यू, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस आज कल। अरे सर ऑनेस्टली कहूँ तो अभी तो मेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, तो प्यार का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो इतना दूध पियोगे तो दांत गिरेंगे भी। यानी कि अजय देवगन ने पूरे बॉलीवुड के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया था कि रणबीर कपूर सबसे बड़ा फ्लर्ट है, रणबीर कपूर सबसे बड़ा लौंडियाबाज है बॉलीवुड का। खैर वक्त वक्त की बात होती है, रात गई बात गई, क्यों रणबीर भाई? बुढ़ों ने फरहाना को पिछले वीकेंड के वार पर भी बहुत बुरा भला कहा था
और इस वीकेंड के वार पर भी बहुत बुरा भला कहा है। तो फरहाना की कोई एक फैन है, उसने एक वीडियो रिलीज किया और उसने कुछ बुढ़ों से सवाल पूछे हैं, जरा आप देख लीजिए। सलमान जी, आप कौन होते हैं फरहाना को बोलने वाले कि वो किसके घर की बहू बेटी बनेगी? उसके जो इन लॉज है वो बोलेंगे अपने बच्चे के लिए हमने कितनी घटिया औरत चूज कर ली। अगर ये मेकर्स ने आपको स्क्रिप्ट दिए तो शेम ऑन मेकर्स, बट अगर ये आपकी इम्प्रॉम्प्टू सोच है, मिसोजिनिस्ट टू द कोर। तो ये लड़की बेहद गुस्से में है और इस लड़की का कहना है कि बुढ़ऊ आपको किसने हक दिया फरहाना को ऐसी गंदी गंदी बातें कहने का? आप कौन होते हैं फरहाना के बारे में ऐसी गंदी बातें करने वाले? आप कौन होते हैं किसी लड़की के कैरेक्टर पर इस तरह उंगली उठाने वाले? आप कौन होते हैं किसी लड़की के होने वाले मायके के बारे में ऐसी बातें कहने वाले? आप भी सुन लीजिए और क्या कहा इस लड़की ने। जब एक लड़की होती है तो सीधा आप उसके बीवी और बेटी होने पे जाते हो। लड़का होगा तो या तो उसको अल्फा बना दोगे या बदतमीज बोल के स्कूल करके छोड़ दोगे। क्यों दोहरे मापदंड? मुंह किसी ने लोगों के पकड़े हैं, प्लेटें किसी और ने तोड़ी हैं, अग्रेसिव कोई और हो रहा है टास्क में, वो चलता है। ऐसी अग्रेसिव पर्सनालिटीज अपने घर में अपने माँ बाप अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे रहेंगी? डिसटेस्टफुल, शेमफुल बाय होस्ट सलमान खान। आई कंडेम इट टू द टी। और मेरे ख्याल में जो भी इस लड़की ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। बुढ़ऊ कभी कभी अपनी लिमिट पार कर जाता है। बुढ़ऊ कुछ भी उल्टा सुल्टा लड़कियों के बारे में बोल देता है। बुढ़ऊ को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बुढ़ऊ के घर वालों को उसको समझाना चाहिए कि भाई साहब तेरी एक लिमिट है, तू उस लिमिट के बाहर मत जाया कर। क्योंकि तू अगर अपने आप को हिंदुस्तान का मालिक समझता है, तू अपने आप को खुदा समझता है, तो ये तेरी प्रॉब्लम है। पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। पब्लिक आज की तारीख में भर भर कर तुझे गालियां देती है। आजकल जी वाले नए निर्माताओं को दौड़ा रहे हैं। जितने भी नए निर्माता फिल्में बनाना चाहते हैं, एक तरह से कहा जाए तो उनको फंसा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था लव इन वियतनाम। वो फिल्म किसी नए निर्माता ने बनाई थी। ऐसी फिल्में नए निर्माता ही बनाते हैं। और उस फिल्म पर 12 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन जी ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए में उसके सारे राइट्स अंदर कर लिए हैं। यानी कि निर्माता को 12 करोड़ में से 3 मिले हैं, 9 गए भाई के। अब ये बेचारा निर्माता जिंदगी में मुंबई आना तो बहुत दूर की बात है, मुंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोएगा। और जी ने एक नॉन प्रोड्यूसर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। सन्नी देओल की एक फिल्म रिलीज होने वाली है, मैं उसका नाम यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन जी वालों ने कहा था कि भाई इसके राइट्स हम खरीदेंगे। और अब जबकि फिल्म रिलीज होने के लिए रेडी है तो जी वालों ने मना कर दिया कि भाई हमें तो इसके राइट्स नहीं चाहिए। आप इस फिल्म को थिएटर में रिलीज कर लें, कितना बिजनेस होगा उस हिसाब से बात करेंगे, तब हम राइट्स खरीदेंगे। अब अगर कहीं इस फिल्म ने थिएटर में बिजनेस किया 25-30 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम, तो समझ लीजिए कि निर्माता के लग गए, निर्माता का सारा पैसा गटर में चला जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जी वालों ने इस निर्माता की भी लंका लगा दी है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते ही रहते हैं कि कैट ने बुढ़ऊ के साथ शादी क्यों नहीं की, और ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी है जिससे पता चलता है कि बुढ़ऊ एक अच्छा आदमी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कैट उससे शादी क्यों करती। लेकिन बुढ़ऊ कैट के साथ कभी किस तरह से बिहेव किया करता था, जरा वीडियो देखिए आप। देख लिया आपने कि ये बंदा नेशनल टीवी पर कैट के साथ कैसे बिहेव कर रहा था। आप मुझे बताइए, अगर एक आदमी इस तरह से बिहेव करेगा, एक आदमी इस तरह से छिछोरागिरी करेगा, तो उस आदमी से कोई भी लड़की शादी क्यों करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। तो कैट का जो फैसला था वो बिल्कुल 100% सही था। मैं कहता हूं कैट का ही नहीं, बाकी सभी लड़कियों का जो फैसला था बुढ़ऊ से शादी ना करने का, वो 100% सही था। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में ऋतिक डेट कर रहा है सबा आजाद को। दोनों ही माल के बहुत बड़े शौकीन हैं। तो आज की तारीख में दोनों कहीं घूमने गए हुए हैं और जाहिर सी बात है दबा के माल ले रहे हैं। तो माल लेने के बाद ऋतिक की हालत क्या हो गई है, ऋतिक की शक्ल कैसी हो गई है, जरा इस फोटो में देख लीजिए आप। कसम से मुझे ये फोटो देखकर भाई साहब बहुत बुरा लगा कि इतना हैंडसम आदमी कैसा बन गया है यार, कैसी इस बेचारे की शक्ल हो गई है यार। मतलब पूरी तरह झूल गया है, बिल्कुल बूढ़ा दिख रहा है भाई साहब। एक्चुअली ये माल बहुत खतरनाक चीज है, ये आदमी की सेहत को बर्बाद कर देता है, दिमाग को बर्बाद कर देता है, मतलब पूरी तरह किसी भी आदमी को माल डिस्ट्रॉय कर देता है। डबल ढोल की रणवीर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्षय कुमार शादी में भी नाचता है, जन्मदिन की पार्टी में भी नाचता है, मुंडन में भी नाचता है, और यही बात अक्की ने रणवीर को सिखाई थी। जरा सुन लीजिए। He was like, ये देख, I don't like to see money getting wasted. मुझे देखो, शादी है मैं नाच रहा हूं, बर्थडे है मैं नाच रहा हूं, मुंडन है बच्चा रो रहा है
मैं नाच रहा हूं। सुन लिया आपने। रणवीर सिंह का कहना है कि जब मैं बॉलीवुड में आया था तो अक्की ने मुझे सिखाया था कि भाई साहब मुझे देखो, शादी में भी नाचता हूं, मुंडन में भी नाचता हूं, बच्चा भले ही रो रहा हो मैं नाचता रहता हूं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। तो भाई साहब अगर पैसे कमाने हैं तो बिल्कुल बुरा मत मानना, शादी में नाचना पड़े शादी में नाच, मुंडन में नाच, बर्थडे में नाच, जहां टाइम मिले वहां नाच, लेकिन पैसे कमा। आपको पता चल गया कि कितना बड़ा कंजूस है। मतलब इस आदमी को रात दिन पैसे कमाने हैं, कहीं से भी मिले पैसे चाहिए इस आदमी को, बात खत्म। आज SRK का जन्मदिन है, मेरी तरफ से SRK को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्लाह करे कि SRK हमेशा सलामत रहे, तंदुरुस्त रहे, आबाद रहे और इसी तरह फिल्में बनाता रहे, लोगों को एंटरटेन करता रहे। आज की तारीख में पूरा बॉलीवुड अलीबाग गया हुआ है, जहां SRK की 60वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है और ये पार्टी बहुत धूमधाम से की जा रही है। SRK की अगली आने वाली फिल्म है किंग और इस फिल्म का आज टीजर रिलीज किया गया है SRK के जन्मदिन पर। भाई साहब ये टीजर देखकर मजा आ गया कसम से। शाहरुख खान का क्या लुक है भाई साहब, खतरनाक, और क्या बड़े स्केल का एक्शन शूट किया गया है। इस फिल्म का डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद और सिद्धार्थ जितनी फिल्में भी बनाता है बड़े स्केल पर ही बनाता है। सिद्धार्थ की सभी फिल्मों में एक्शन बहुत बड़ा होता है और यही वजह है कि इस फिल्म में भी बहुत बड़ा एक्शन है। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ बड़ा ही एक्शन नहीं है बल्कि एकदम हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन है। और शाहरुख खान की सभी फिल्मों के डायलॉग्स हमेशा ही बहुत फेमस हुआ करते हैं और उस परंपरा को कायम रखते हुए इस टीजर में भी दिखाया गया है कि इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त डायलॉग्स आने वाले हैं। SRK की लास्ट फिल्म डंकी रिलीज हुई थी 2023 में, यानी कि 24 में कोई फिल्म नहीं आई, 25 में कोई फिल्म नहीं आई, 26 में किंग रिलीज होगी। इसका मतलब यह है कि पब्लिक को SRK की फिल्म 2 साल के बाद देखने को मिलेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब इस फिल्म की ओपनिंग क्या होने वाली है। जिस दिन इस फिल्म की एडवांस ओपनिंग चालू होगी उस दिन भाई साहब मारा मारी होगी। पहले दिन का बिजनेस हिंदी में, सिर्फ हिंदी में कम से कम होगा 75 करोड़ का। यानी कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ जाएगी। सिर्फ ये टीजर देखकर ही मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तय है। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है। अनिल कपूर है, अभिषेक बच्चन है, SRK की बेटी है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो फिल्म की स्टार कास्ट बड़ी, डायरेक्टर बड़ा, बजट बड़ा और जो शूट किया गया है वो भी बहुत बड़ा किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तो तय है, लेकिन कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी यही देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का हिंदी सर्किट का बिजनेस होगा 700 to 800 CR। और इस फिल्म का नाम भी बहुत ही कमाल है, किंग। SRK पर एकदम फिट होता है। तो ये जो नाम है ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स करके ये भी बताना कि जो मैंने टीजर के बारे में कहा वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।